अच्छा जी, लेक्चर्स की तरफ आते हैं। स्टैटिस्टिक्स का जो कुछ चीज़ें बेसिक जो चीज़ें जानने वाली हैं वो क्या है। सबसे पहला है पॉपुलेशन के। मैं अक्सर जब बात करता हूँ पॉपुलेशन की तो मोस्टली बच्चे जो होते हैं वो यही समझते हैं कि पॉपुलेशन आबादी होती है। लेकिन स्टैटिस्टिक्स में जो देखा जाए तो आबादी नहीं होती। स्टैटिस्टिक्स में पॉपुलेशन वो चीज़ है जिसमें कि वो सारी चीज़ें जो डिस्कस करनी होती है, जिसके बारे में हमें रिजल्ट देना होता है, इंफॉर्मेशन लेनी होती है। डाटा कलेक्ट करने के बाद वो सारा जो हमारे अंदर डाटा होगा वो सारा का सारा क्या होगा, पॉपुलेशन होगा। ठीक है बेटा, ये आपके सामने स्क्रीन शो हो रही होगी, इसमें डेफिनेशन लिखी हुई है इसकी। डिफाइन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन टोटल ग्रुप अंडर स्टडी from which we wish to get the information is called population। इसकी आगे एग्जाम्पल भी लिखी हुई है। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी वांट टू गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द स्टूडेंट ऑफ थर्ड ईयर क्लास ऑफ एनी कॉलेज, किसी भी कॉलेज के हम थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनके इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो हमारे जो स्टूडेंट्स होंगे थर्ड ईयर की क्लास के वो सारे के सारे मेरे क्या होंगे, पॉपुलेशन होगी। ठीक है बेटा, इस तरह आगे इसके बाद और मज़ीद इसकी क्लैरिफिकेशन कर दूंगा मैं आपको। पॉपुलेशन की जब सैंपल की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो उसमें आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। सबसे पहले उसके बाद आता है हमारा सैंपल। व्हाट इज ए सैंपल? सैंपल क्या होता है जी? स्मॉल सफिशिएंट पार्ट ऑफ पॉपुलेशन रिप्रेजेंट द क्वालिटीज ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड सैंपल। उसके बाद अब इसकी सिंपल सी डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ सैंपल की। सैंपल क्या चीज़ है कि एक छोटा सा पार्ट होता है पॉपुलेशन का, जिससे जैसे हम क्या करते हैं कि अगर टेस्ट करना चाहते हैं किसी का, क्या करते हैं, ब्लड ग्रुप, तो हम चाहते हैं कि उसके ब्लड का क्या चीज़ें हैं, ब्लड में क्या चीज़ टेस्ट करनी है। उसमें क्या चीज़ होगी कि हम क्या करते हैं, उस जिसका हमने ब्लड टेस्ट करना है कि एक सिरिंज जो होती है, थोड़ा सा ब्लड निकाल लेते हैं। वो थोड़ा सा ब्लड जो होता है हमारा क्या होता है, सैंपल होता है। क्या चीज़ है आपको इसी के सैंपल की वजह से मैं आपको पॉपुलेशन के बारे में भी बता दूँ कि पॉपुलेशन क्या चीज़ थी। अब देखिए, जो हमने सैंपल लिया, एक बड़ा था हमारे पास पार्ट था, पॉपुलेशन था, जिससे वो डाटा लिया गया, वो हमारा क्या हो गया, सैंपल हो गया। सैंपल और पॉपुलेशन की बात क्लियर हो गई होगी। अब इसके मजीद एग्जाम्पल जो हैं ये इसके अंदर भी लिखी हुई है सैंपल के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, स्पून ऑफ राइस कलेक्टेड फ्रॉम ए पॉट कंटेनिंग कुकिंग राइस। जैसे हम चावल पकाते हैं, चावल पकाने के बाद देखते हैं, पका रहे होते हैं, इसको थोड़ा चेक भी करते हैं इसमें क्या चीज़ कमी बेशी है, वो चेक करने के बाद हम इसमें बाकी क्लियर कर लेते हैं। ठीक है बेटा, अब आगे है ए हैंड ऑफ फुल व्हीट पिक फ्रॉम ए बैग ऑफ व्हीट। अब क्या करते हैं कि तो जो गंदम होती है, पूरी गंदम का टेस्ट अगर करना होगा तो हम क्या करेंगे, उससे जो बैग होगा उससे हम एक जो हैंड होगा, एक मुट्ठी जो होगी राइस की ले लेंगे और व्हीट की, गंदम की, वो चेक कर लेंगे। तो हमारे हाथ में जो होंगे राइस जो होगा, गंदम जो होगी, हमारा क्या होगा, सैंपल होगा। और पूरा बैग जो हमारा क्या होगा, पॉपुलेशन होगा। बात समझ गए बेटा? अब इसकी मजीद आपको मैं मोस्टली क्लास में भी गर्ल्स को अक्सर एग्जाम्पल देता होता हूँ कुकिंग के हवाले से। घर में कुछ चीज़ बनाते हैं, कोई सालन बनाया है या चिकन कढ़ाई जो भी, उसमें जब हम टेस्ट करना चाहते हैं कि आए टेस्ट करें, कोई चीज़ कमी तो नहीं है, नमक मिर्च वगैरह, तो हम थोड़ा सा निकाल के चेक कर लेते हैं कि इसमें ये चीज़ कम है या ठीक है, चेकिंग कर लेते हैं। ठीक है बेटा, ये था सैंपल। अब वो सारा सारी चीज़ें थी जिससे हमें चीज़ ली गई थी, वो हमारा क्या था, पॉपुलेशन थी। जो थोड़ा सा पार्ट लिया था वो हमारा क्या था, सैंपल था। ठीक है जी, और वो सैंपल जो होता है वो पूरा का पूरा पॉपुलेशन की नुमाइंदगी कर रहा होता है। ठीक है बेटा, क्लियर? आगे आते हैं हम किसकी तरफ, पैरामीटर की तरफ। मैं इसको समझाने के लिए इसको क्लियर करता हूँ कैसे। इसका पैरामीटर का लफ्ज़ जो है किससे शुरू हो रहा है, पी से शुरू हो रहा है। अब इसी तरह आप देखेंगे पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का वर्ड जो है वो किससे शुरू हो रहा है, पी से। अब इसका मतलब है पैरामीटर का जो ताल्लुक है किसके साथ होगा, पॉपुलेशन के साथ होगा। पॉपुलेशन के क्या चीज़ है कि अगर हम कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू या न्यूमेरिकल क्वांटिटी को चीज़ मेजर कर लें, इससे पॉपुलेशन डाटा से वो हमारा क्या होगा, पैरामीटर होगा। और पैरामीटर को हम डिनोट करते हैं ग्रीक लेटर यानी कि बड़े लेटर से, जैसे कि मीन जो है, जैसे मीन क्या चीज़ होती है, एवरेज होती है। मीन क्या होता है, एवरेज होती है। एवरेज को किससे डिनोट करते हैं, मीन को किससे जाहिर करते हैं, म्यू से। इसका जो उल्टा यू जो यू लिखा हुआ है, यू जो है यू नहीं है, ये व्यू है।
म्यू जैसे बिजली की आवाज़ होती है, म्यू म्यू से उसका आ जाता है, बोला जाता है इसको। एंड आगे जो लिखा हुआ है वेरियंस सिग्मा स्क्वायर से हल किया जाता है, ये वेरिएशन होती है। आगे चल के हम इन दोनों को पढ़ेंगे, मीन भी पढ़ेंगे और वेरियंस भी पढ़ेंगे। आगे जाके ये चीज़ें हम फाइंड भी करेंगे, ठीक है? तब आपको इससे के बारे में मज़ीद क्लियर हो जाएगा। अगर इट इज़ फिक्स्ड क्वांटिटी, क्योंकि ये मीन और सिग्मा स्क्वायर जो है एक फिक्स्ड क्वांटिटी होती है, बिकॉज इट वैल्यू डिनोट द चेंज फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन। आगे चल के देखते हैं जी, आगे इसकी मज़ीद जो चीज़ें हैं पैरामीटर के बाद आती है बात किसकी, स्टैटिस्टिक की। स्टैटिस्टिक क्या चीज़ है हमारी? स्टैटिस्टिक जो होती है, वैसे हम पढ़ क्या रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, लेकिन स्टैटिस्टिक की समझाने के लिए मैं क्या कहता होता हूँ कि जिस तरह हम एक गर्ल लिखें, GIRL, इसके साथ एस ना लगाएं। आगे बात कर रहे थे हम, आगे स्टैटिस्टिक की मैं बता रहा था कि जिस तरह हम GIRL गर्ल लिखते हैं, अगर ये गर्ल क्या होता है, एक सिंगल चीज़ होती है। अगर इसके साथ एस लगा दें तो वो क्या हो जाती है, मजमुआ हो जाती है, ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं। इसी तरह स्टैटिस्टिक और स्टैटिस्टिक्स में दोनों में फ़र्क क्या है? यही फ़र्क है कि स्टैटिस्टिक जो एक सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, एक चीज़ होगी, और स्टैटिस्टिक्स का होगा, मजमुआ होगा किसका, इस स्टैटिस्टिक का। ठीक है जी। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं मज़ीद, आपको इसकी बात मज़ीद समझ आ जाएगी। आगे बात कर रहे थे स्टैटिस्टिक्स और स्टैटिस्टिक की। स्टैटिस्टिक का मैंने बताया कि स्टैटिस्टिक क्या होता है कि सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, उन्हें स्टैटिस्टिक कहते हैं। जैसे कि ये स्टैटिस्टिक्स का नाम किससे शुरू हो रहा है, एस से शुरू हो रहा है, तो इसका मतलब है इसका ताल्लुक किसके साथ होगा, सैंपल के साथ होगा। सैंपल के साथ होगा एस और एस, इसलिए मैं मिलाता हूँ ताकि बच्चों को इसकी समझ आ जाए और इन चीज़ों को याद रख सकें। क्या चीज़ है जी, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हम कैलकुलेट करें किससे, सैंपल डाटा से, वो क्या कहलाती है, हमारी स्टैटिस्टिक कहलाती है। और इसे इंग्लिश लेटर से डिनोट करते हैं, जैसे कि लिखा भी हुआ है इंग्लिश लेटर से। क्या एग्जांपल दे रहा कि एक्स मीन मीन एक्स बार और एंड वेरियंस एस स्क्वायर। अब आप दोनों में डिफरेंस देख लें कि मीन पॉपुलेशन डाटा से हम डिनोट करेंगे तो वो म्यू होगा, और मीन सैंपल डाटा से डिनोट करेंगे तो हमारा क्या होगा, एक्स बार होगा। इसी तरह अगर हम वेरियंस हम सैंपल डाटा से मेजर करेंगे वो एस स्क्वायर होगा, और अगर हम पॉपुलेशन डाटा से मेजर करेंगे तो हमारा क्या होगा, सिग्मा स्क्वायर होगा। ये नोटेशन थी, और किसकी, स्टैटिस्टिक और पॉपुलेशन की जो न्यूमेरिकल वैल्यू हम मेजर करेंगे वो होगा। आगे बता रहा है कि इट इज़ ए वेरिएबल बिकॉज इट वैल्यू चेंज फ्रॉम सैंपल टू सैंपल फॉर द सेम पॉपुलेशन। क्या होता है कि ये वैल्यूज होती हैं वो चेंज होती रहती हैं। ये सैंपल की वैल्यूज होती हैं, सैंपल एक ही पॉपुलेशन से हम अगर दो सैंपल लें, दोनों अलग अलग सैंपल हों, दोनों का जो आंसर हो सकता है मे बी वो चेंज हो, क्योंकि सैंपल जो होता है, सैंपल स्टैटिस्टिक्स जो होता है वो सैंपल टू सैंपल क्या करता है, वेरी करता है, चेंज होता है एक ही पॉपुलेशन से लेने से। ठीक है जी। अब आगे इसके यूजेस हैं किसके, स्टैटिस्टिक के। अब स्टैटिस्टिक के यूजेस क्या हैं, इट इज़ यूज टू एस्टिमेट द पॉपुलेशन पैरामीटर, कि ये जो होता है पॉपुलेशन पैरामीटर को एस्टिमेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है स्टैटिस्टिक को। और आगे कहता है इट इज़ यूज टू टेस्ट द हाइपोथेसिस अबाउट पॉपुलेशन पैरामीटर। ये जो हाइपोथेसिस होते हैं, मफरूज़ा होता है जिसको हम टेस्ट करना चाहते हैं पॉपुलेशन पैरामीटर को, उसके लिए भी क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं स्टैटिस्टिक को। ये थे हमारे स्टैटिस्टिक तक। आगे है जी हमारा आगे आगे डेफिनेशन किसकी, स्टैटिस्टिक्स की। अब स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे लिखा क्या हुआ कि डिफाइन स्टैटिस्टिक्स एज अ डिसिप्लिन ऑफ साइंस। डिसिप्लिन ऑफ साइंस में स्टैटिस्टिक्स की डिफाइन करना है कि हमने क्या कहता है कि इसकी सिंपल सी एग्जांपल मैं देना चाहूँगा। जैसे कि अगर किसी ने, अगर आपने, जैसे ईद आ रही है, ईद के नज़दीक आकर अगर आपने किसी ने शॉपिंग करनी हो, तो कहता है ना कि मैंने शॉपिंग करनी, प्लान कर लिया, माइंड बना लिया। अब आप क्या करेंगे, तो शॉपिंग के लिए सबसे पहले क्या चीज़ ज़रूरी होगी कि आप प्लान करेंगे कि कलेक्शन होनी चाहिए, ज़ाहिर सी बात है। पैसे होंगे तो जाके शॉपिंग कर पाएंगे। कलेक्शन करेंगे पैसों की वालिद साहब से या हम अपनी अम्मी से, वालदा से। तो फिर उसके बाद उस पैसों को अरेंज करेंगे कि मैंने कितने कितने की कौन कौन सी चीज़ें लेनी है। उस हिसाब से प्लान करके फिर आप तो उन चीज़ों को मैनेज करेंगे। फिर उसके बाद जाएंगे, चीज़ें शॉपिंग करेंगे अपनी, फिर उसके बाद एनालिसिस करेंगे कि घर ला के दिखाएंगे कि क्या है कि ये चीज़ें मैंने जो ली हैं, आया कि ये ठीक है या नहीं ठीक, इसमें कमी पेशी क्या थी, क्या मेरी च्वाइस या मेरी सिलेक्शन जो थी ठीक है कि नहीं ठीक। यानी कि वो चीज़ किस में आ जाती है, इंटरप्रेट में आ जाती है,
डिसीजन में आ जाती है, ये चीज़ें वो उसमें काउंट की जाती हैं। ठीक है बेटा। अब आगे डिफाइंड डेफिनेशन बता दूं कि कंबाइंड स्टडी और 4 मेथड, 4 मेथड है जिनको इकट्ठा करके स्टडी हम करते हैं। जिस कौन कौन से मेथड है वो जी? कलेक्शन है, यानी कि कलेक्ट करना, फिर अरेंज करना, एनालाइज करना एंड इंटरप्रेट दी न्यूमेरिकल डाटा, फिर उस न्यूमेरिकल डाटा को इंटरप्रेट करना है टू मेक डिसीजन, डिसीजन उसके बाद क्या करना, उसका डिसीजन लेना है। इसे क्या कहते हैं, हम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। देयर आर 2 ब्रांचेज हैं, इसकी 2 ब्रांचेज हैं। कौन कौन सी? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है, इन्फ्रेंशियल और इंडक्टिव स्टैटिस्टिक्स है। ठीक है जी। उसके बाद कहता है कि अगर अदर क्लासिकल डेफिनेशन, जो छोटी छोटी डेफिनेशन होती हैं, ये तो एक मेन डेफिनेशन थी, एक मेजर जो हम लिखना चाहें लिख सकते हैं। उसके बाद अब किसी को समझाने के लिए 2-3 डेफिनेशन छोटी छोटी सी हैं। कहता है कि स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ वेरिएबिलिटी एंड अनसर्टेनिटी। कहता है जहाँ पे वेरिएबिलिटी आ जाए, जब चेंजिंग के चांस हो, चेंजिंग आती हो वहाँ, और जहाँ पे क्या हो बेयकीनी की कैफियत पाई जाए, उन दोनों सिचुएशन में क्या करते हैं, वहाँ पे स्टैटिस्टिक्स अप्लाई होती है, और वहाँ कह सकते हैं कि वो स्टैटिस्टिक्स अप्लाई हो रही है, या स्टैटिस्टिक्स है। उसके बाद कहता है ए साइंस स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ न्यूमेरिकल कलेक्टेड फैक्ट्स। ये न्यूमेरिकल साइंस स्टैटिस्टिक्स एक साइंस है किस चीज़ की, न्यूमेरिकल जो डाटा कलेक्ट करते हैं उस पे। उसके बाद कहता है कि स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस इन विच डिसीजंस आर बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल डाटा। स्टैटिस्टिक्स जो है एक ऐसी साइंस है कि जिसमें हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल डाटा पे, न्यूमेरिकल डाटा की बेस पे डिसीजन देते हैं, रिजल्ट दिए जाते हैं। ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है जी हमारा क्या, कहता है कि डिफरेंट मीनिंग्स बताने हैं वर्ड स्टैटिस्टिक्स के, स्टैटिस्टिक्स के डिफरेंट मीनिंग्स कौन कौन से हैं जी। मीनिंग्स सिंपल सीधे सीधे समझाने के लिए हैं, इनको याद रखना जरूरी नहीं है। जो शुरू वाले 4-5 डेफिनेशन है वो अच्छे तरीके से याद करनी है। ये डिफरेंट मीनिंग्स हैं। मीनिंग्स में कैसे आता है, फर्स्टली इन रूरल सेंस स्टैटिस्टिक्स मीन डाटा। और आपको रूरल का तो आप सबको पता होगा कि मजमुआ होता है, क्या चीज़ मजमुआ की शक्ल में दी जाती है। कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो क्या है, मजमुआ है डाटा सिस्टमेटिकली कलेक्टेड एंड प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स और चार्ट्स वगैरह। उसके बाद कहता है कि इन सिंगुलर सेंस में क्या है, सिंगुलर सेंस क्या होता है, एक सिंगल वैल्यू होती है। मेन मेथड्स यूज टू कलेक्ट, अरेंज, एनालाइज एंड इंटरप्रेट न्यूमेरिकल डाटा। इसमें क्या किया जाता है कि हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, अरेंज करते हैं, एनालाइज करते हैं एंड इंटरप्रेट न्यूमेरिकल डाटा। थर्ड में क्या आ जाता है जी, स्टैटिस्टिक्स इज द प्लूरल है अब ऑफ स्टैटिस्टिक। अब मैंने पीछे बताया था कि स्टैटिस्टिक और स्टैटिस्टिक्स का डिफरेंस आपको याद होगा कि स्टैटिस्टिक्स एक सिंगल वैल्यू है। अगर उन सिंगल वैल्यूज को, सारी सिंगल वैल्यूज को इकट्ठा करके, जिस तरह मीन एक सिंगल वैल्यू है, वेरियंस एक सिंगल वैल्यू है, इसी तरह हम अगर और भी मोड, मीडियन, क्वार्टाइल, डिसाइल सब फाइंड करते हैं, इन सब को जब कलेक्ट कर लेंगे, यानी कि स्टैटिस्टिक की जो जितने भी वैल्यूज होंगे सबको इकट्ठा करके इकट्ठा करेंगे तो वो बन जाएगा, हमारा स्टैटिस्टिक्स बन जाएगा। यहाँ पे वही चीज़ बता रहा है। फिर स्टैटिस्टिक्स इज एनी क्वांटिटी मेजर्ड फ्रॉम सैंपल डाटा। अब उसने स्टैटिस्टिक्स को डिस्क्राइब किया है, आगे बता रहा है to understand the meanings, consider this statement. We compute statistics from statistics by statistics. तो यहाँ पे एक मिस्टेक है, फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स आगे आता है, बाय स्टैटिस्टिक आएगा, एस नहीं आना, स्टैटिस्टिक है। कहता है कि द वर्ड स्टैटिस्टिक्स इन द फर्स्ट प्लेस इज प्लूरल, पहली प्लेस पे क्या है, प्लूरल है, और स्टैटिस्टिक का वो है। इन द सेकंड प्लेस इन रूरल सेल्स डाटा एंड इन डाटा, दूसरे दूसरे में क्या है, स्टैटिस्टिक्स क्या है, डाटा है। एंड इन थर्ड में क्या आता है, सिंगुलर सीमिंग मेथड कहलाता है। ठीक है बेटा। उसके बाद पढ़ रहे हैं जी हम, आगे आ जाते हैं जी। ब्रांचेज हैं, टाइप्स हैं स्टैटिस्टिक्स की। कौन कौन से टाइप्स हैं जी? एक डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है, एक ब्रांच इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स है। अब डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है कि जो हम बेसिक पढ़ेंगे, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स वो क्या होगी, इसमें हम डिसीजन नहीं करेंगे, इंटरप्रेट नहीं करेंगे, जस्ट हम डाटा कलेक्ट करेंगे, अरेंज करेंगे और डाटा को न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे बस। और इसके डाटा के बारे में जो हमारे पास कैलकुलेशन होगा इसके बारे में हम कोई रिजल्ट नहीं देंगे। ठीक है जी। ये था डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स थी। उसके बाद आ जाता है जी हमारा इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में क्या चीज़ है जी, कि जैसे हमने डेफिनेशन पढ़ी थी स्टैटिस्टिक्स की, ये जब समझ लें कि वो स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन ही है, क्या ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन विच वी कलेक्ट, अरेंज, एनालाइज एंड इंटरप्रेट द numerical data and also draw conclusions about the population is called inferential और inductive statistics। तो कहता है कि ये टाइप थी स्टैटिस्टिक्स की। क्या चीज़ है जी, आगे आता है हमारे ये डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें बताया हुआ कि कहाँ कहाँ पे स्टैटिस्टिक्स का रोल है।
जहाँ जहाँ पे स्टैटिस्टिक्स इस्तेमाल होती है। जस्ट जहाँ पे 4 मेन डिपार्टमेंट बताए हुए हैं, और भी बहुत सारा ज़्यादा डिपार्टमेंट्स हैं या बहुत ज़्यादा एरियाज़ हैं जहाँ पे स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल होता है। पहले बता रहा कि मेन डिपार्टमेंट पूछ रहा है। अब मेन डिपार्टमेंट कौन-कौन से आते हैं जी हमारे मुल्क के अंदर? बैंक्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, नोट्स होते हैं। तो उसमें हर कोई बंदा रोज़ आके अपने पैसे लेके नहीं चला जाता। ये नहीं होता कि सारे एक दिन में आए और सारे पैसे लेके चले जाएँ और बैंक खाली कर जाएँ, ये पॉसिबिलिटी नहीं होती। वहाँ पे क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे ऐसे आते हैं कि अपने पैसे जमा करवा के चले जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो पैसे लेके चले जाते हैं, ट्रांज़ैक्शन कर देते हैं, किसी को भेज देते हैं, ये सिस्टम चलता है। अब वहाँ पे क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी यूज़ की जाती है कि क्या चांस है, कितने परसेंट चांस है कि प्रोबेबिलिटी है कि लोग अपने पैसे जमा करवा के जाएँगे, कितने परसेंट लोग अपने पैसे लेके जाएँगे। ये जो सिस्टम है, ये प्रोबेबिलिटी की बेस पे लिया जाता है बैंक्स के अंदर। अब आगे आ जाते हैं इंश्योरेंस कंपनीज़। इंश्योरेंस कंपनीज़ के अंदर क्या होता है कि जो लाइफ टेबल एक होता है जिसकी बेस पे वो ये इंश्योरेंस कंपनीज़ वाले अपनी इंश्योरेंस देते हैं या फाइन डेट डिसाइड करते हैं कि फलां एज से लेके फलां एज तक के लोगों को हमने इंश्योरेंस देनी है, और इनसे ओवर या इनसे बिलो वालों को हमने इंश्योरेंस नहीं देनी। ये लाइफ टेबल जो होता है वो स्टैटिस्टिक्स के अंदर आता है। स्टैटिस्टिक्स से जो होते हैं वो लाइफ टेबल क्रिएट करते हैं, जहाँ ईयर टू ईयर चेंज होता रहता है। ठीक है जी। उसके बाद आता है ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ये ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो है बेटा, ये स्टैटिस्टिक्स का अपना एक इदारा है, जहाँ पे जो भी गवर्नमेंट ने डिसीजन करने होते हैं, जो भी नया प्रोजेक्ट लॉन्च करना होता है, कोई भी काम नया करना होता है, उससे पहले ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स से डाटा कलेक्ट करके उनसे उसकी रिपोर्ट तलब करते हैं। ये ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स अपने अपने काम करता है, करने के बाद आगे रिपोर्ट देता है गवर्नमेंट को। जैसे कि आपको पता होगा कि मरदमशुमारी होती है, उसमें क्या होता है कि ये सारा का सारा मरदमशुमारी वाला जो काम होता है वो ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अंदर आता है। इस ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो है ये डाटा कलेक्ट करके गवर्नमेंट को रियलिटी जो होती है वो सारी की सारी प्रोवाइड करती है। आगे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं। इसके अंदर क्या होता है कि जिस तरह रिसर्च की जाती है, जैसे कि अगर किसी जगह पेट्रोल निकल आया है या गैस निकल आई है या कोई ऐसी कोई चीज़ निकल आई है या उन्होंने चेक किया, तो वो क्या करते हैं पहले आके अपने यहाँ मशीन लगा के थोड़ी सी सैंपल लेके चेक करते हैं वो कितनी कितनी है, क्या कब तक ये चलेगी, कितना अर्सा तक निकलेगी ज़मीन से कहाँ तक है। ये सारा का सारा काम क्या करते हैं रिसर्च इंस्टीट्यूट्स वाले डाटा कलेक्ट करके इस्तेमाल करते हैं, स्टैटिस्टिक्स लगाते हैं, और स्टैटिशियन जो होता है वो उस पर सारा काम करके उनको बताता है कि आया कि ये कब तक यहाँ से गैस या जो भी चीज़ है कब कितनी मुद्दत तक निकल सकती है और कितनी मकदार निकल सकती है, और ज़मीन से इसका फासला कितना है, हमें कितने का एक्सपेंस होंगे। तो सारा का सारा स्केड्यूल जो है वो बना के ये रिसर्च इंस्टीट्यूट्स वालों को बता देते हैं। ठीक है जी, वहाँ पे भी स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल होता है। अच्छा बच्चे, उसके बाद आता है कि देयर आर यूजेस जो है इम्पोर्टेंस जो है स्टैटिस्टिक्स की, वो कौन-कौन सी इम्पोर्टेंस है। ये छोटी-छोटी डेफिनेशन है जो जस्ट आपको समझाने के लिए है कि स्टैटिस्टिक्स का क्या चीज़ क्या है, अब कहाँ-कहाँ पे यूज़ होती है। सिंपल सी चीज़ है, जब आगे इम्पोर्टेंस है स्टैटिस्टिक्स के या यूजेस हैं, इट इज़ यूज्ड फॉर फोरकास्टिंग, जो फोरकास्टिंग के लिए यूज़ की जाती है। अब मोस्टली कुछ बच्चों को मे भी फोरकास्टिंग का ना पता हो। फोरकास्टिंग क्या होती है, पेशन गोई होती है कि हम पहले से कुछ चीज़ों का कर सके, बता सकें कि क्या होने वाला है। जिस तरह मौसम के हवाले से है, कि आपको पता है कि हमें 10 दिन पहले जो 1 माह पहले पता चल जाता है कि फलां दिन फलां डेट को कितने बजे बारिश होनी है या मौसम ऐसा होगा या वेदर खराब होगा। सारा कुछ हमें बता देगा। ठीक है जी। उसके बाद आ जाती है जी, आगे आता है हमारे पास दूसरे नंबर पे क्या है, इट इज़ यूज्ड टू प्रेजेंट डाटा इन सिंपल फॉर्म। ये बता रहा है कि जो मौजूदा जो हमारे पास डाटा जो मौजूद होता है वो हमें बता रहा होता है कि हम सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, इट इज़ यूज टू प्रेजेंट डाटा इन सिंपल फॉर्म। ये जो हमारे पास डाटा मौजूद होता है उसको सादा एक सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करके हमें बता देता है कि ये वो डाटा है। जैसे कि मैं अब आगे हम क्वेश्चन करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे पास 100 स्टूडेंट हो फॉर एग्जाम्पल। अब 100 स्टूडेंट के सबके अलग अलग मार्क्स अगर हम लें या उनकी एज लें या उनकी हाइट लें, वो लिखते जाएँ, सिंपल लिखते आप अंदाज़ा करिए एक पेज पे पूरा पेज हमारा भर जाएगा। तो हम जब उस डाटा को देखेंगे तो हम एक दफ़ा घबरा जाएँगे, यार इतना बड़ा डाटा है। जब हम उसे एक सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, क्लासेस बना देंगे, तो हमारे पास वो 2 लाइनों में डाटा सिमट जाएगा और छोटा-सा हो जाएगा, जिसे हम सॉल्व भी कर सकते हैं, इज़िली देख सकते हैं। ठीक है बेटा? उसके बाद आ जाती है बात, ये कहता है कि ये जो आगे आगे वाली लाइन थर्ड पे, इट इज़ यूज्ड
तो इट इज़ यूज्ड टू डिटरमाइन अनसर्टेनिटीज ऑफ इवेंट्स। कोई भी इवेंट्स हो उनके बेयकीनी वाक़यात को मुय्यर करने के लिए क्या करते हैं कि हम स्टैटिस्टिक्स का सहारा लेते हैं कि क्या इसमें कितने परसेंट चांस है या क्या गारंटी है, क्या कुछ है, वो हमें सारा का सारा क्या बताती है, स्टैटिस्टिक्स बताती है। ठीक है जी, क्लियर बेटा। उसके बाद है कि डिस्क्राइब टू फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, के दो फंक्शन जो है स्टैटिस्टिक्स के वो बताने हैं। ये ऊपर मैंने कुछ थोड़ा सा डिस्क्राइब किया, मजीद इसको भी डिस्क्राइब कर देता हूँ। टू प्रेजेंट डाटा इन ए फॉर्म व्हिच इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज। अब देखें उसने मैंने ऊपर बताया था जिस तरह इट इज यूज्ड टू प्रेजेंट डाटा इन सिंपल फॉर्म वाला, जो आपको सेकंड लाइन लगी नजर आ रही होगी, वो वाला उसी को ध्यान में रखते हुए देखिए इसके अंदर क्या, टू प्रेजेंट डाटा इन ए फॉर्म, ऐसी फॉर्म विच इज इजी टू अंडरस्टैंड, जिसे हम क्या कर रहे हैं सिंपल इजीली देख सकें, इजीली अंडरस्टैंड कर सके, समझ सके, और उसके बाद क्या करता है एनालाइज कर सके। ये पहला इसका स्टैटिस्टिक्स का पहला फंक्शन है, ये पहला काम है। उसके बाद हमें बता रहा है ये जो क्या कहते हैं दूसरे नंबर, टू डिटरमाइन डिटरमाइन To determine uncertainties associated with the events, ये क्या करता है कि बेसिकली वाक़यात होते हैं उनको हम मेजर करना चाहते हैं, वो किसके ज़रिए, वो स्टैटिस्टिक्स के। क्या चीज़ है जी, आगे आ जाता है जी हमारे पास कहता है कि द लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, लिमिटेशन बतानी है। लिमिटेशन का मतलब इतना बतानी है कि यहाँ पे ये चीज़ यूज़ ना हो सकती हो कि यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स की लेवल जो है स्टैटिस्टिक्स का जो अपना काम खत्म हो जाता है। क्या है कि इसके अंदर क्या चीज़ बता रही है कि इट डज नॉट डील विद सिंगल वैल्यू। स्टैटिस्टिक्स कभी भी एक वैल्यू पे अप्लाई नहीं होती। जिस तरह अगर हमें कोई कहे कि ये 50 मैंने 50 लिखा है, इस पर स्टैटिस्टिक्स अप्लाई कर दो, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन में लिखा हुआ है स्टैटिस्टिक्स जो होती है ये मजमूए पे अप्लाई की जाती है, मजमूआ होता है, कलेक्शन होती है बेटा। ठीक है जी। अब उसके बाद दूसरे नंबर पे कह रहा है कि इट्स रिजल्ट्स आर अवेलेबल हो गया, इसके रिजल्ट्स जो होते हैं वो किस पे, ये नजर आ रहा है बेटा जी, इट्स रिजल्ट्स आर वैलिड ऑन द एवरेज, इसके रिजल्ट जो होते हैं वो किस पे बेस करते हैं, एवरेज पे बेस करते हैं। आज कहता है कि डिफरेंट मेथड, जो डिफरेंट रिजल्ट, जो डिफरेंट मेथड होंगे वो डिफरेंट रिजल्ट देंगे। ये तीन इसकी लिमिटेशन थी कि जाहिर सी बात है जब हम डिफरेंट मेथड लगाएंगे तो डिफरेंट रिजल्ट होगा। जिस तरह मीन फाइंड करना है तो मीन का फार्मूला अलग होता है, मीडियन का फार्मूला अलग होता है, क्वार्टाइल का फार्मूला अलग होता है, इन सब का आंसर क्या होगा, डिफरेंट होगा। किसी भी चीज़ को फाइंड करेंगे मेथड से, मेथड क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है जी। उसके बाद आते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। व्हाट राइट थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या होती है, खूबी होती है कि इसके खूबी के हिसाब से चेंजिंग होगी एक से दूसरे में वो, और हम क्वालिटेटिव वेरिएबल को हम मेजर नहीं कर पाते, मेजर नहीं कर से, और इसे जस्ट इसे हम क्या करते हैं प्रेजेंट और एब्सेंस की शक्ल में शो कर सकते हैं। क्या चीज़ है जैसे कि इसमें लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल रिलीजन, रिलीजन है, इंटेलिजेंस है एंड ब्यूटी वगैरह। रिलीजन को हम कभी मेजर नहीं कर सकते, इंटेलिजेंस को मेजर नहीं कर सकते, या ब्यूटी को मेजर नहीं कर सकते। ये जो चीज़ें हैं ये किस में आ जाती हैं, हमारी क्वालिटेटिव वेरिएबल में आ जाती हैं। उसके बाद है जी डिफरेंशिएट बिटवीन कॉन्टिन्यूस वेरिएबल एंड डिस्क्रीट वेरिएबल। अब कॉन्टिन्यूस वेरिएबल क्या होगा कि जो इसकी एग्जांपल जो मैं देता हूँ कॉन्टिन्यूस वेरिएबल की, क्या कहता है, वेरिएबल विच टेक ऑल वैल्यूज, ऑल पॉसिबल वैल्यूज इन द गिवन इंटरवल इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। अब इसकी जो मिसाल अक्सर मैं क्लास में जब देता हूँ व्हाइट बोर्ड पे, क्या होता है कि एक जिस तरह कछुए की जो चाल होती है, जब एक पॉइंट हम फिक्स करेंगे, एक जगह से कछुए को छोड़ेंगे तो एक लाइन के अंदर वो सारी की सारी क्या करेगा, सारे पॉइंट्स को टच करता हुआ गुजरेगा। ये कछुए के जो एग्जांपल्स है वो कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है। अब जैसे इसी तरह डिस्क्रीट वेरिएबल की तरफ आए, या फिर थोड़ा सा इसको क्लियर कर दूँ। अब कॉन्टिन्यूस वेरिएबल क्या आता है कि हमारा हाइट है, वेट है एंड स्पीड वगैरह। अब इसकी बेस्ट एग्जांपल याद रखें जिसमें मेजरमेंट की बात आ जाए, मेजर की बात आ जाए, वो हमारा क्या होता है, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल होता है। ठीक है जी। अब आगे आते हैं, हम बात करते हैं किसके बारे में, डिस्क्रीट वेरिएबल। डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होता है, ऐसा वेरिएबल जो हम क्या करते हैं कि इंटरवल गिवन होता है, फिक्स होता है, उसके मुताबिक हम किया जाता है। इस तरह अगर हम बात करें कि किसी खरगोश की जो चाल होती है, खरगोश की चाल क्या होती है कि वो जंप करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ, वो फिक्स नहीं होता, यानी कि सारे पार्ट्स को टच नहीं करता। अब इसकी एक और सिंपल एग्जांपल आपको बता दूं, वो क्या है जी कि जिस तरह हम कहते हैं कि जैसे हम काउंटिंग के लफ्ज में आ जाए, काउंटिंग में आ जाए, कहते हैं ना कि काउंट करने कितनी, हाउ मैनी,
हाउ मैनी स्टूडेंट्स इन द क्लास, हाउ मैनी चेयर्स इन द रूम, समथिंग। ये जो हाउ मैनी आ जाएगा, जब काउंटिंग में आ जाएगा, वो हमारा क्या होगा, डिस्क्रीट वेरिएबल होगा। तो ये कंटिन्यूस और डिस्क्रीट क्या, अच्छे से समझ लीजिएगा, मोस्टली आगे जाके फिर इनका यूज़ होता है, इस्तेमाल होता है, फिर बच्चे बाद में वहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। बेटा इसमें अगर यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो मेरा मतलब पूछ सकते हैं आप, किसी का कोई क्वेश्चन हो सिंपली तो पूछना चाहे तो बेटा, एनीवन? ओके, चलिए जी आगे चलते हैं जी। आगे ये डिस्क्रीट डाटा लिखा हुआ है, डिस्क्रीट डाटा एंड कॉन्टिन्यूस डाटा, ये चीज़ें आपको लेक्चर मिल जाएगा, आप इसको रीड कर लीजिएगा, ठीक है जी। ये सिंपल चीज़ें हैं, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आपने खुद ही इसको रीड आउट कर लेना। क्वेश्चन नंबर आपका जो है ये मैंने करवाया आपको 17 कराया, 18 और 19 जो है ये करने की ज़रूरत नहीं है, इसको छोड़ दीजिएगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 क्या चीज़ है जी, इन न्यूमेरिकल डाटा, डाटा के बारे में पूछ रहा है। डाटा क्या होता है, डिस्क्रीट डाटा क्या होता है और कॉन्टिन्यूस डाटा क्या होता है। डाटा पहले बात कर लें हम। डाटा, डाटा में डिस्कशन होती है तो डाटा क्या चीज़ होती है कि अक्सर बच्चे कहते हैं कि इंफॉर्मेशन किसी स्टूडेंट का, क्या इंफॉर्मेशन जो होती है, इंफॉर्मेशन और डाटा में दोनों दोनों में डिफरेंस होता है। इंफॉर्मेशन जो होती है जिसके ऊपर हम कोई भी कमेंट नहीं कर सकते, कोई न्यूमेरिकली वैल्यू नहीं रीड कर सकते, जिसके ऊपर हम स्टैटिस्टिकल प्रोसेस नहीं लगा सकते, वो इंफॉर्मेशन होती है। अब मैं डाटा वो कहता हूँ जो न्यूमेरिकली हम मेजर कर सकें, न्यूमेरिकली जिसको हम काउंट कर सकें, जिसे हम लिख सकें, गिन सकें, जिसमें हम स्टैटिस्टिकल प्रोसेस लगा सकें, वो हमारा क्या कहलाता है, डाटा कहलाता है। इस तरह इसके डेफिनेशन में देखें, ए न्यूमेरिकल मेजर ऑफ सम स्टैटिस्टिक इज नाउन एज ऑब्जर्वेशन और डेटम एंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन। उस ऑब्जर्वेशन की क्या करें हम, कलेक्शन कर लें, वो हमारा क्या बन जाता है, डाटा बन जाता है। अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ कलेक्शन देयर आर टू टाइप्स, दो टाइप्स होती हैं जी, एक प्राइमरी डाटा होता है और एक सेकेंडरी डाटा होता है, ठीक है जी। आगे है जी, डाटा मीन्स सिंगुलर फॉर्म है और प्लूरल जो है डाटा है, ठीक है बेटा, समझ गए बात। आगे कहते हैं डिस्क्रीट डाटा एंड कॉन्टिन्यूस डाटा। ये डेफिनेशन है, डिस्क्रीट डाटा क्या होता है, इसका ताल्लुक डिस्क्रीट डाटा के होता है डिस्क्रीट वेरिएबल के साथ होता है, और कॉन्टिन्यूस डाटा का ताल्लुक किसके साथ होता है जी, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल के साथ होता है। अब इसमें आप इससे आपको मजीद डिस्क्रीट वेरिएबल और कॉन्टिन्यूस वेरिएबल की मजीद समझ आ जाएगी। अब डाटा भी देख लें, यहाँ पे क्या है जी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देखिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात कर रहा है, इसका मतलब है वो क्या होंगे, होल नंबर में होंगे। इस तरह 12 12 है, 23 है, 25 है, 45 है, 2 है, 17 है, 70 है, ये सारे के सारे का किस में आ जाते हैं, हमारे डिस्क्रीट में आ जाते हैं, जो होल नंबर में लिखे जा सके। उसके बाद कंटिन्यूस डाटा कौन सा होता है, वो डाटा जिसको हम पॉइंट्स में शो करते हैं, जिसे मैंने बताया था कि जिसे हम मेजर कर सकें। कहते हैं जैसे कि डेफिनेशन में लिखा हुआ, एग्जाम्पल में लिखा हुआ, पूछा हुआ है कि वेट ऑफ डिफरेंट स्टूडेंट्स इन किलोग्राम, स्टूडेंट्स का जो वेट है मेजर किया हुआ है, फरमाइश की हुई है, कितना है जी वो, कितना 75.5, 23.5, 25.4, 45.3 और 2.9 समथिंग, ये इसने एग्जाम्पल के ये लिखा हुआ है, ये पॉइंट्स में, ठीक है जी। 21 डेफिनेशन देख लें, इसे सिंपली लिखा हुआ है, जरूरत नहीं है इसको याद करने की। क्या चीज़ें कहता है कि कौन सा ऐसा डाटा है जो इंक्रीज और डिक्रीज कंटिन्यूसली होता है। अब उसने क्वेश्चन के अंदर ही उसका आंसर पूछा हुआ है, आंसर बताया हुआ है, बल्कि ये कंटिन्यूस डाटा ही है जो डिस्क्रीज कंटिन्यूसली इंक्रीज और डिक्रीज होता है। ये जरूरत नहीं करने की। आगे देखेंगे वाई डिस्क्रीट डाटा इज नाउन एज रॉ डाटा, हम डिस्क्रीट डाटा को रॉ डाटा क्यों कहते हैं। मैंने याद रखिएगा, डिस्क्रीट डाटा वो डाटा पीछे पढ़ चुके हैं कि होल नंबर में होता है, इसको रॉ डाटा इसलिए कहते हैं कि ये जब इसको अनट्रू डाटा जो होता है, मतलब डाटा जो मौजूद होता है, जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि अगर हमारे पास 100 स्टूडेंट्स हो, उनको हम वन बाई वन उनके मार्क्स अगर लिखना चाहें, लिख लें सबके वन बाई वन सिंगल सबके लिख लें, तो वो हमारा क्या है, रॉ डाटा है। जब उस रॉ डाटा को हम जब कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, ग्रुप डाटा के अंदर, तो कन्वर्ट कर लेते हैं, कन्वर्ट वो हो गया, ग्रुप डाटा बन जाता है। जब ग्रुप डाटा को दोबारा हम चाहें तो उसकी पुरानी वाली जो शक्ल है ग्रुप डाटा वाली, यानी कि सिंपल जो वैल्यू लिखी हुई है, उसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। इसलिए रॉ डाटा तथा डिस्क्रीट डाटा को रॉ डाटा भी कहा जाता है। ये चीज़ उसने बताई हुई है डेफिनेशन के अंदर, मतलब डिस्क्रीट डाटा कन्वर्टेड इनटू ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और टेबुलर फॉर्म can easily be reversed into its basic form. Hence it is known as raw data। के यानी क्या था कि डिस्क्रीट डाटा को हम कन्वर्ट कर लें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में और टेबुलर फॉर्म में, टेबल में कन्वर्ट कर लें,
दोबारा कहते हैं इसको दोबारा इजीली हम कन्वर्ट कर लें वापस उसकी पहली वाली फॉर्म में, तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं, रॉ डाटा कहा जाता है। चलिए जी आगे हम मज़ीद क्वेश्चन आगे चलते हैं। प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा बेटा आपको जैसे आपको पता है कि हम क्लास के स्टूडेंट्स होते हैं, प्राइमरी के स्टूडेंट हैं, प्राइमरी एजुकेशन है जो कहते हैं इब्तदाई जो डाटा होता है, इब्तदाई तालीम होती है, वो चीज़ें उसी से हम रिलेट करते हैं। प्राइमरी का होता है इब्तदाई डाटा होता है, कहते हैं इनिशियली कलेक्टेड डाटा इन इट्स फर्स्ट क्रिएटिव फॉर्म इज कॉल्ड प्राइमरी डाटा। जैसे मैंने अभी पीछे भी एग्जांपल दी थी कि हम अगर 100 स्टूडेंट्स होंगे, उनके जब मार्क्स लिखे जाएंगे, वो जैसे जैसे हमने पूछा, जैसे स्टूडेंट बैठे थे जैसे पूछा वैसे ही लिख लिए हैं, हमारा क्या है, प्राइमरी डाटा। उसके अंदर हमने कोई उसके रद्द-बदल नहीं की, कोई क्लास नहीं बनाई, उसको अरेंज नहीं किया, कोई भी स्टैटिस्टिकल प्रोसेस नहीं लगाया, तो हमारा डाटा कौन सा है, वो प्राइमरी डाटा है। ठीक है, यहाँ तक भी अपनी डेफिनेशन याद कर लेंगे तो ठीक है, आगे मजीद करना चाहिए तो कर सकते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड रॉ डाटा और अनग्रुप डाटा, इसे अनग्रुप डाटा भी कहते हैं, प्राइमरी डाटा को अनग्रुप डाटा भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल दी डाटा कलेक्टेड बाय नादरा टू इशू कंप्यूटराइज आइडेंटिटी कार्ड, जो हमारे नादरा दफ्तर में जो हमें आई डी कार्ड इशू करते हैं, हमारा क्या होता है, उनके पास भी डाटा हमारा इब्तदाई डाटा देखिए जो आई डी कार्ड इशू करते हैं। आगे आ जाता है सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा चेंज इनटू एनी अदर फॉर्म, अगर हम प्राइमरी डाटा को चेंज कर दें किसी दूसरी फॉर्म में, जैसे कि मैंने बताया कि अगर हम अनग्रुप डाटा को ग्रुप डाटा में कन्वर्ट कर लें, तो उससे क्या होगा कि हमारा क्या बन जाएगा, डाटा वो सेकेंडरी डाटा बन जाएगा, यानी कि दूसरी शक्ल बन जाएगी। इसे क्या कहते हैं हम, सेकेंडरी डाटा, यानी कि सेकेंडरी डाटा कहा जाता है बेटा। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं जी। आगे कलेक्शन है कि हम प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा को कैसे कलेक्ट करते हैं, वो हम बता देगा कैसे कलेक्ट। आगे 5 मेथड है जी प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के। उसमें सोर्स पूछे हैं, सोर्स कौन कौन से सोर्स हैं, कौन कौन सा मेथड है जिनसे हम प्राइमरी डाटा कलेक्ट करते हैं। ये जस्ट याद रखने के लिए है, इनको अपने पेपर के लिए किसी भी याद करने की जरूरत नहीं है। क्या चीज़ है जी हमारे पास, डायरेक्ट पर्सनल इंक्वायरी है, इनडायरेक्ट पर्सनल इंक्वायरी है, क्वेश्चनरी मेथड है, थ्रू लोकल सोर्सेज है, और कलेक्शन थ्रू एनोमिनेटर। ये 5 मेथड है। अब इनको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से मैं आपको वन बाय वन आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ। जैसे कि पहला डायरेक्ट पर्सनल इंक्वायरी है। जैसे इसकी आप देख लें कि अगर हमें जिसका डाटा चाहिए, जिससे हमें मालूमात लेनी है, हम डायरेक्ट उसी से ही बात कर लें, उसी से ही पूछ लें, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा क्या बन जाएगा, डायरेक्ट पर्सनल इंक्वायरी हो जाएगा। यानी कि जिसका डाटा चाहिए डायरेक्ट उसी से जाकर पूछ लिया जाए, वो डायरेक्ट पर्सनल इंक्वायरी हो जाता है। ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है जी कहता कि बात आगे इनडायरेक्ट पर्सनल इंक्वायरी है। इसकी मैं क्लास में भी अक्सर पढ़ाते हुए एग्जांपल देता हूँ कि अगर बात ज़रा वो एग्जांपल जो बताई जैसी है या रियलिटी बेस पे है। इस तरह देखें कि अगर रिश्ता किसी का लेने आए, लड़के का या लड़की का, तो पेरेंट्स क्या करते हैं, सीधा जाके लड़के या लड़की से बात नहीं करते, उनके पेरेंट्स से बात करते हैं, लड़के के बारे में, लड़की के बारे में जो भी होता है। ये क्या बनती है कि इंडेक्ट बनती है। यानी कि अगर मैं किसी की बात करना चाहूँ, किसी से पूछना चाहूँ, मुझे चाहिए डाटा फलां किसी ए शख्स का, तो मैं पूछ बी से रहा हूँ, क्योंकि ए और बी दोनों आपस में क्या दोस्त हैं, तो बी से क्वेश्चन पूछूंगा, उसके लिए ए के बारे में डाटा पूछूंगा, तो क्या बन जाएगा, इंडेक्ट पर्सनल इंक्वायरी होगा। उसके बाद है कि क्वेश्चनरी मेथड। हमारा क्वेश्चनरी मेथड आपको भी पता है, जिस तरह पेपर वगैरह देते हैं, तो पेपर में जो क्वेश्चन जो चाहिए होते हैं, जो हमें लोगों से पूछने होते हैं, तो एक पेपर बना के उनसे क्वेश्चन कर लिए जाए, लोगों से पूछ लिए जाए, वो क्या कहलाता है, क्वेश्चनरी मेथड कहलाता है। यानी कि जो मुझे डाटा चाहिए, जो जो बात मैंने पूछनी है, वो मैं पेपर पे क्वेश्चन लिख के यस नो के फॉर्म में बना लूँ, तो लोगों से टिक करवा लूँ, फिल करवा लूँ, वो क्या बनेगा, हमारा क्वेश्चनरी मेथड बनेगा। उसके बाद थ्रू लोकल सोर्सेज है। लोकल सोर्सेज का क्या है, जो हमें इजीली जो अवेलेबल हो हमारे गांव के अंदर, शहर के अंदर, जो इजीली हमें मिल सके, वो क्या करते हैं, लोकल सोर्सेज होते हैं। जिस तरह गांव के अंदर नंबरदार होते हैं, और शहर के अंदर जो काउंसलर वगैरह समथिंग होती है, वहाँ से ले जाए, वो लोकल सोर्सेज होते हैं। उसके बाद आ जाता है कलेक्शन थ्रू एनोमिनेटर। एनोमिनेटर के जरिए, एनोमिनेटर क्या होता है कि आप लोग भी मे भी आपको पता हो कि एनोमिनेटर होता है नुमाइंदा। इसी नुमाइंदे के जरिए हम डाटा कलेक्ट करें। यानी कि अगर मैं किसी अपनी कंपनी में किसी में जॉब करता हूँ, तो मुझे डाटा चाहिए, लोगों से राय चाहिए कि आया कि वो मेरी कंपनी की जो प्रोडक्ट जो यूज़ कर रहे हैं, अगर वो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ क्या है, तो मेरी और कंपनी की जो प्रोडक्ट है वो आया कि बेस्ट है या नहीं बेस्ट, या जो भी प्रॉब्लम है वो अपने
मैं क्या करूँगा, नुमाइंदे भेजूँगा और उनसे डाटा लेके आएँगे, वो जाकर उनको जो नुमाइंदे जाएँगे, डाटा लेके आएँगे, तो हमारा क्या बनेगा, तो नॉमिनेटर बनेगा जो। इस तरह अक्सर आप लोग देखते हैं गली मोहल्ले के अंदर वो लोग सर्फ ब्राइट सर्फ वाले या कोई ऐसे सर्फ वाले आए होते हैं, गली के अंदर मोहल्ले के अंदर खड़े होते हैं, घर घर जाके वो अपना सर्फ या प्रोडक्ट वो दे रहे होते हैं, साथ साथ वो डाटा भी ले रहे होते हैं कि आप कौन सा सर्फ यूज़ करते हैं, तो कौन सी साबुन यूज़ करते हैं, वो साथ साथ टिक कर रहे हैं, सर्फ भी कर रहे होते हैं साथ साथ। ये क्या होता है, जो नॉमिनेटर होता है, ठीक है जी। उसके बाद आ जाती है बात, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है। 25 में क्या है जी, कहता है पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। डिफाइन पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। पर्सनल इन्वेस्टिगेशन क्या चीज़ होती है जी, कि सिंपल जो मैंने ऊपर बताया था कि पर्सनल डायरेक्ट पर्सनल इंक्वायरी उसी से रिलेट करती है। इन दिस मेथड ऑल रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कंसर्न इंडिविजुअल डायरेक्टली, यानी कि जिससे हमें डाटा चाहिए, जिससे हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, हम डायरेक्ट जाके उसी से ही बात कर दी जाए, उसी से पूछ लिया जाए, वो क्या कहलाता है, पर्सनल इन्वेस्टिगेशन कहलाता है। ये सिंपल चीज़ें लिखी हुई है, डेफिनेशन एग्जाम्पल इसकी वो पढ़ लीजिएगा। आगे है व्हाट आर द सोर्स ऑफ सेकेंडरी डाटा। सोर्स सेकेंडरी डाटा कहाँ से मिल सकता है जी, सेकेंडरी डाटा के सोर्स कौन कौन से हैं जी, गवर्नमेंट ऑफिस हैं, ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, यानी कि जो गवर्नमेंट ऑफिस का ये दफ्तर है, ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, सेमी गवर्नमेंट ऑफिस है, पीआईए बैंक्स वगैरह है, पब्लिकेशन और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, जर्नल्स, मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स वगैरह, इनसे जो हमें डाटा मिलेगा वो सेकेंडरी डाटा मिलेगा।